हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी श्रीमोहन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 फिजिक्स पेपर के अंतर्गत, जो कि आपका 7 अप्रैल को होने वाला है, उसके अंतर्गत चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी और यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्नों को यहाँ पर हम जो है देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लघु उत्तरी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि लघु उत्तरी के अंतर्गत आते हैं और पीडीएफ के साथ आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी और आपको ये सारे प्रश्न आपको तुरंत तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहला जो चैप्टर है हमारा वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे संबंधित जितने भी आपके आते लघु उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न उनको यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए, या रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो रेखीय आवेश घनत्व को भैया लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा इक्वल टू आपका होता है Q/L। परिभाषा को समझिएगा, देखिए रटिएगा नहीं। ठीक है, ये नहीं कि आप सामने नहीं आ रहे हैं तो आपको समझा नहीं रहे, आपको हम समझाएंगे पूरी बात, बस इधर आप फोकस कीजिएगा। लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। एल को अगर एक मान ले हम, और एक को फिजिक्स की भाषा में हम पढ़ते हैं भैया एकांक, मतलब, और एल है क्या यहाँ पर लंबाई। तो किसी चालक या पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर जो उस पर वितरित उपस्थित आवेश की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। मतलब जब हम एल को एक के बराबर मानते हैं और एक को फिजिक्स की भाषा में एकांक पढ़ते हैं तो इसकी परिभाषा बन जाती है कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है यदि चालक की लंबाई एल हो, ठीक है, और चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश क्यों हो, कितना हो भाई, क्यों हो, तब आवेश का रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो आपका होता है Q/L। मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। समय को लॉस नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व मैंने आपको बताया, और यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर Q/A होता है। ए को यदि यहाँ पर एक माने और एक को फिजिक्स की भाषा में क्या पढ़ते हैं भैया, एकांक पढ़ते हैं, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्योंकि यहाँ पर ए क्षेत्रफल वहाँ पर एल लंबाई थी, तो यहाँ पर बोलेंगे किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं भैया, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बोलते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो ये होता है Q/A, तो आवेश का मात्रक कूलाम, और ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों को दोनों परिभाषाएं एक साथ याद होनी चाहिए, उसमें प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा और इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, तो इस तरीके से याद कीजिए भाई, रट्टा मत मारिए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये प्रश्न ऑप्शनल में भी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट भी याद रखना है कि इसकी वैल्यू जो होती है, कूलाम में कितने आवेश होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, जब आप यहाँ पर Q/Ne सूत्र लगाते हो तो N क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N बराबर आपका हो जाता है Q और बटे में E। ठीक है, अब Q का मतलब एक कूलाम आवेश दिया गया और E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं और ये 10⁻⁻19 से 10⁻⁻1 ऊपर जाता है, 10⁻+1 यानी 100 हो जाता है। तो 100 को जब 16 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है 6.25 × 10, और ये 10⁻18 बचा, ऊपर गया तो 10⁻−18 नीचे बचा, ऊपर गया तो 10⁻+18 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो इस तरीके से याद भी रखिएगा कि एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपकी 6.25 × 10⁻18 जो होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका संख्यात्मक मान आपको जूल में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। कैसे, देखिए पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा जान लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है भैया जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर अर्जित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, और सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 9 नहीं है, हालांकि है ना, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 9 मत समझिएगा, हमारी क्लास का कुछ और ही क्वेश्चन होगा।
ठीक है, हमने यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका PDF बना दिया है और आप सब लोगों को एक बार हम यहाँ पर रिकॉल करा रहे हैं, जिससे आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को वहाँ पर तुरंत कर ले जाएं। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पर पूछा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सभी लोगों ने याद की है। अगर अपनी लैंग्वेज में याद की तो बहुत अच्छी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर लगा होता है। E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान में Q0 लिखा है। Q0 यहाँ पर क्या है, परीक्षण धन परीक्षण आवेश है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो ये बल होता है और ये जो परीक्षण आवेश Q0 होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। इस तरीके से याद कीजिए, रटिए मत, है ना। क्या बोलोगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस एकांक धन परीक्षण आवेश का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन और बटे में क्यों आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से E बराबर आपका डेल V अपन डेल एक्स होता है। तो यहाँ से जब आप सूत्र निकालोगे तो वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। तो दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, ये दोनों होते हैं किसके मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए आवेश का मान दिया गया है, Q इक्वल टू दिया गया है 1 पॉइंट क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं। Q इक्वल टू आपको दिया गया है 1.5 × 10⁻³ और यहाँ पर देखिए बल का मात्रक मान दिया गया है 2.25। आपको निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी सूत्र आपने पढ़ा E इक्वल टू F/Q। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका मात्रक बीमा लिखिए तो साथ ही में एक न्यूमेरिकल लगा दिया जाए, बस आपका प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए F का मान है 1.5 × 10⁻³ अपान में 2.25। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा और काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 से 5 चौक 20 और 5 नवा 45, 5 चौक 20, उसके बाद 5 हम 25, यानी 45 आ जाएगा और यहाँ पर 5 3 15 30 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 3 15। तो ऊपर हो गया आपका 5, नीचे हो गया 45, ऊपर हो गया आपका भैया 30। अच्छा काटते इसको तो क्या नीचे डायरेक्ट नहीं करता, 15 × 15 और ये आपका बच जाता 7 15 25 75, या ऐसे डायरेक्ट आप कर लीजिए भाई। जब आप ऊपर लिखते 150 × 10⁻³ डायरेक्ट और नीचे लिखते 225, ये पॉइंट हटा दो तो इतना आता। तो 15 एकम भैया 15 और 15 एकम 15, 7 बचा और 75 हो गया, 15 25 75। तो ये आपका हो गया 10/15 और गुणे 10⁻³ तो तीव्रता यहाँ से आपको निकालनी थी 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो 2 को जब 3 से भाग करोगे तो 0.6 आएगा, 0.6 × 10⁻³ ये भैया आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सूत्र आपको E इक्वल टू F/Q लगाना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है, 2015 में पूछा गया, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसमें बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा, क्यों होगा। कभी कभार 1 नंबर में कारण पूछ लिया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, आपको बताना किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों होगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण इसलिए अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ME इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपको होता है 9.1 × 10⁻³ और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है यानी MP जो होता है वो 1.67 करके कुछ होता है, 1.67 कुछ करके अभी मैंने आपको बताया था। फिलहाल प्रोटॉन का द्रव्यमान आप सभी को याद होना चाहिए, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, शायद 1.67 × 10⁻23 ऐसा होता है भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अगर कहीं पर गलती होगी तो आप उसको देख लीजिएगा, किताब में आपको लिखा मिल जाएगा कि जो है इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा इसलिए अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है भैया, ठीक है ना, इस वजह से। चलिए बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का कथन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में और गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी आती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है भाई, ठीक है। अर्थात ये इसका गणितीय रूप हो गया, ठीक है ना। तो गॉस की प्रमेय भी आप सभी को आती रही होगी, एक बार सुनना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए अगला जो आपका वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तो इसकी बीमा लिखिए। वैद्युत विभव V = आपका होता है भैया W/Q। अगर Q यहाँ पर देखा जाए तो एकांक धन परीक्षण आवेश है। Q को अगर 1 मान लिया जाए और 1 को फिजिक्स की भाषा में हम एकांक पढ़ेंगे तो यहाँ परिभाषा क्या बनाएंगे, परिभाषा बनाएंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत विभव की बोलेंगे तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। इस एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से कहाँ लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन इसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते हैं तो आपका लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वो आपका कहलाता है वैद्युत विभवांतर। हालांकि वैद्युत विभव विभवांतर दोनों का मात्रक उल्ट ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये बात हो गई, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। मैंने भी आपको बताया भी था, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की तुलना में ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये ऊर्जा का ही मात्रक है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ऊर्जा होती है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने का प्राप्त करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। मैंने भी आप सभी को बताया भी था, ये देखो यहाँ पर निकाला भी गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। अब बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा सम विभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य। रट्टा मत मारिए, सम का मतलब समान, विभव का मतलब विभव, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव हो क्या हो, समान हो, तो वह सम विभव पृष्ठ कहलाता है। सम विभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों, अब देखिए उस पर बल रेखा जो होती हैं लंबवत होती हैं और W बराबर आपका VQ यहाँ पर सूत्र लगाओगे। और चूंकि यहाँ पर आपने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तो वह सम विभव पृष्ठ कहलाता है। और सम विभव पृष्ठ द्वारा किया गया जो कार्य होता है यहाँ से वो W बराबर कितना होता है, शून्य होता है। W बराबर VQ सूत्र से W बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सम विभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक। आगे बढ़ें, कोई पूछे क्यों शून्य होता है तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि उस पृष्ठ पर जो बल रेखाएं होती हैं ऊपर लंबवत होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है भैया जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। सबसे सुटेबल परिभाषा यही है आपकी। संधारित्र क्या है, संधारित्र भैया एक प्रकार का समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर क्या किया जाता है, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र होता है Q/V। क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेट को दिया गया ये जो आवेश है और प्लेटों के बीच उत्पन्न जो ये विभवांतर है इन दोनों के अनुपात के बराबर होती है। संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है। संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ले जा रहे हैं, इन प्रश्नों को छोड़कर एग्जाम में मत जाइएगा बस। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है ये कि संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है भैया। संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता बढ़ती क्यों, क्योंकि विभव का मान घट जाता है। देखिए कैसे, संधारित्रों की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी सतह पर प्लेटों के बीच विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। समझ गए होंगे आप सभी लोग, पढ़ना है अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावैद्युत कोई पदार्थ रख देते हैं तो इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश प्रेरित होने से उत्पन्न होता है, अतः प्लेटों के बीच जो विभवांतर का मान होता है वो बढ़ जाता है। और जब विभवांतर का मान बढ़ जाता है तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, विभवांतर का मान घट जाता है तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। कैसे, आपने पढ़ा C बराबर होता है Q/V। अगर V देखा जाए तो C के क्या व्युत्क्रम मान पाती है, तो अगर V का मान घट रहा है तो श्योर है कि C यानी धारिता का मान
बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर V का मान घट रहा है तब। अगला क्वेश्चन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है? परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत की सामर्थ्य कहलाती है। आपको यहाँ पर लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत की सामर्थ्य कहलाती है। इसी वक्त यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भंजक विभवांतर क्या होता है। तो भंजक विभवांतर को आप लोगों को यहाँ पर रूबरू करा देते हैं कि भंजक विभवांतर क्या होता है। भंजक विभवांतर की परिभाषा बहुत आसान है, किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक वे बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत भंजक का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये परिभाषा याद होगी और आप सभी लोग याद भी कर लोगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, नहीं फंसेगा गणित के तरीके। जैसे मैंने गणित पढ़ाया था, फंस गया था, तो कुछ विद्यार्थी ऐसा बोल रहे थे कि सर जी जो है आपने पढ़ाया तो हम देख के भी गए और वहाँ पर हम लगा नहीं पाए, हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, हमारा ये गड़बड़ हो गया, हमारा फलाना धमाका गड़बड़ हो गया, यही सब बता रहे थे। ठीक है, बाकी हमने देखा है कि अगर 100 कमेंट हमारे पास आए हैं तो कम से कम हमारे पास 98 कमेंट ऐसे आई हैं जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत ही हमारे कार्य को सराहनीय बोला है, मतलब बताया है कि सर जी पूरा पढ़ाया आया हुआ है। और भैया पूरा पढ़ाया आया हुआ है, इसका एविडेंस भी है, आप देख सकते हो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, जो आया है उस पर खुद पढ़ाया, देख लीजिए आप। अभी हमारा दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। ठीक है, इसके यहाँ पर महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक दीजिए। कितनी बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, जो विशिष्ट चालकता होती है उसको सिग्मा से लिखते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसे रो से लिखते हैं। तो 1/रो जो होती है वो विशिष्ट चालकता होती है। सिग्मा इक्वल टू रो होता है विशिष्ट, आपका क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और ये जो सिग्मा है वो क्या है? विशिष्ट चालकता है। और चालकता जो होती है वो यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसीलिए यहाँ पर परिभाषा में लिखा कि किसी चालक के प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को भैया सिग्मा से पता करते हैं। सिग्मा बराबर 1/1 क्या है भाई? यहाँ पर रो है। और रो क्या होता है? रो जो होता है वो आपका, मैंने अभी बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक निकालेंगे तो मोहो मीटर की पावर -1 आएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर भैया, बिल्कुल बढ़ेंगे, समय नहीं आपका लॉस करेंगे, परेशान ना हो। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है जब तापक्रम घटाया बढ़ाया जाता है, जो भी परिवर्तन होता है। तो हम तुमको बता दें कि जब ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान हो जाता है कम। यानी श्रांति काल टाउ बराबर होता है 1/T, यानी जो समय होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन भाई? श्रांति काल। तो श्रांति काल जो होता है वो 1/, किसके बराबर होता है? सॉरी कुछ गलती हो रही है। श्रांति काल जो होता है वो 1/T के बराबर हो रही है, यानी तापक्रम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ताप जब हम बढ़ाएंगे तो श्रांति काल का मान कम हो जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह एवं श्रांति काल में संबंध क्या होता है? ये होता है। कहाँ से आया? ओम के नियम से आया। चलिए हम इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। ठीक है, अगला हमारा जो चैप्टर है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के जितने भी अतिलघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा में देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये है कि किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या होती है। पहले तो आप चालकता जान लीजिए क्या होती है। चालकता जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जब विशिष्ट चालकता की बात कही जाएगी तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वो विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को भैया रो से लिखते हैं और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/रो और मात्रा क्या होता है? मोहो/मीटर लिखो, चाहे मोहो मीटर की पावर -1 लिखो। ठीक है, चालकता जो होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विशिष्ट चालकता जो हो जाएगी वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात की नहीं हुई? चलिए आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या। इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करनी है यहाँ पर, तो आप लोगों को हम बता दें। देखिए भाई, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल क्या होता है भाई? कम हो जाता है। जब ताप बढ़ाते हैं तो श्रांति काल कम हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी, 1 नंबर में पूछा जा सकता है।
अगला जो प्रश्न है वो है आपका धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवावेग और श्रांति काल में संबंध लिखिए, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। VD इक्वल टू NV/ml इंटू में टाउ। ठीक है, ये आपका रिलेशन कहाँ से आता है? ओम के नियम से, जहाँ पर टाउ क्या होता है? श्रांति काल होता है। M क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। L क्या होता है? धात्विक तार की लंबाई होती है। V क्या होता है? तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। 2016 में प्रश्न पूछा गया था। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि अनोमी परिपथ से आप क्या समझते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। अनोमी चालक किसे कहते हैं या अनोमी परिपथ किसे कहते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध का क्या अर्थ है? गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमी और अनोमी चालक की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर और संगत धारा आई का अनुपात नियत नहीं रहता है, क्योंकि प्रतिरोध R बराबर V/I ही तो होता है। यदि इन दोनों का अनुपात नियत न रहे तो वो अनओमी चालक कहलाएंगे या अनोमी प्रतिरोध कहलाएंगे, क्योंकि ये ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं कर रहे हैं। अनओमी परिपथ या चालक कहलाते हैं। ऐसे परिपथों के लिए V और I के अनुपात के नियत न होने का अर्थ यह है कि इनका वैद्युत प्रतिरोध परिवर्तनीय होता है। इनके प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहते हैं। तीनों की बात सेम ही थी, ठीक है ना। अनओमी चालक या अनोमी प्रतिरोध या गत्यात्मक प्रतिरोध एक ही है। जब V और I का जो अनुपात होता है क्या होता है? नियत नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए एक परिभाषा और लिखी, अनओमी परिपथ के किसी खंड के विभवांतर में अल्पांश परिवर्तन डेल V और उसके संगत धारा में परिवर्तन डेल I का अनुपात गत्यात्मक प्रतिरोध के बराबर होता है। गत्यात्मक प्रतिरोध डेल V/में डेल I के बराबर होता है। उदाहरण की बात करें तो बल्ब का तंतु तथा डायोड वाल्व, ठीक है, इनके विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वह नियत नहीं रहता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने मॉडल प्रश्न पत्र में आप सभी को हल कराया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मैग्नीन का उपयोग परमाणिक प्रतिरोध बनाने में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि तापमान में परिवर्तन इसे प्रभावित नहीं करता है तथा उसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। इस वजह से मैग्नीन का उपयोग परमाणिक प्रतिरोध को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो अर्धचालक में जर्मेनियम और सिलिकॉन दो ऐसे अर्धचालक हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, अर्धचालक ही होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है भाई? घटती है। तो अर्धचालकों में जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे दो अर्धचालक हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हो? देख सकते हो कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में एक वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर और सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, ये लाइन याद रखना, सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है और इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पर देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखिएगा यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है या दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, और वैद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के बीच डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर डिपेंडेंट होता है या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वैद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा सांद्रता पर तो विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो भिन्न भिन्न होता है तथा यह वैद्युत अपघट्य के घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। याद ये रखना है कि दूरी के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, यानी दूरी बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है? यहाँ पर बढ़ता है। और सांद्रता पर क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में आया भी कई बार है, तो इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है उसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ई से उसको प्रदर्शित करते हैं। ई इक्वल टू होता है W/Q। यहाँ पर Q को 1 माना जाता है, तो हम बोलते हैं कि एकांक आवेश को यानी Q को एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में की जो दी गई ऊर्जा होती है या किया गया कार्य जो होता है वो सेल का वैद्युत वाहक बल ई कहलाता है। जबकि जो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? जबकि परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यही दोनों में अंतर होता है भाई। एकांक आवेश को जब पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है या जो ऊर्जा द्वारा दी गई ऊर्जा होती है वो सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और जबकि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन थी भाई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं वो 2 वोल्ट है। इस कथन का क्या अर्थ है? देखिए ये क्वेश्चन 2020 में आ गया था, ठीक। काफ़ी विद्यार्थी इसमें भैया कंफ्यूज हो गए। अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल भैया 2 वोल्ट है तो इस कथन से तात्पर्य यह है कि किसी परिपथ में उस सेल को जोड़ा जाए जो परिपथ को 2 वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो। तो परिपथ को 2 वोल्ट ऊर्जा जो है प्राप्त हो, मतलब कहने का ये मतलब है कि सेल का अगर विद्युत वाहक बल जो है 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, कुछ भी है, ठीक है, यदि किसी परिपथ में उस सेल को हम जोड़ते हैं तो परिपथ को 2 वोल्ट ऊर्जा मिलेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, जितना भी विद्युत वाहक बल होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? तो आवेश की गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे हम बात करें, आगे हमारा धारा घनत्व इसे आई से जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है I/A। ए को हम 1 बोलेंगे तो बोलेंगे किसी चालक के बिंदु पर, किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक, यहाँ पर ए को 1 माना गया है और प्रति लगा तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में धारा आई है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, समान रूप से वितरित हो रहा है, तो क्षेत्रफल में किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे बराबर कितना होता है? I/A होता है। एम के एस पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आई का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। बीमा तो आप सभी लोग निकाल ही सकते हो। बढ़ते अपने इस क्लास के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, अभी मैंने आपको बताया है, ये परिभाषा दोबारा आ गई है, ठीक है, सेल से प्रभावित करने में किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा होती है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। यदि किसी परिपथ में क्यों आवेश प्रभावित करने पर W कार्य करना पड़े, ऊर्जा देनी पड़े, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W/Q होता है। मात्रक इसका मोल्ट भी होता है और जूल प्रति कूलाम भी होता है, ठीक है ना। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या भाई, विशिष्ट चालकता, लेकिन वहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते थे? विशिष्ट चालकता, उसे सिग्मा से प्रदर्शित करते थे। अब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा जान लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उस बिंदु पर धारा घनत्व J का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध रो। यानी रो बराबर आपका क्या होता है? रो बराबर आपका होता है E/J। ये सूत्र याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है और उस बिंदु पर जो धारा घनत्व J होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। देखिए यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर मैंने तो लिख दी हुई है कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कितना होता है? E/J होता है, ठीक है। मात्रक आप सभी लोग निकाल सकते हो, इतना आप लोगों को पता है। यहाँ पर बड़े अगले क्वेश्चन की ओर कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता बोलते हैं। वैद्युत चालकता भी मैंने आपको बताया था कि चालकता क्या होती है, जो है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता बोलते हैं। यहाँ पर गलत लिखा गया है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता बोलते हैं। वैद्युत चालकता को भैया सिग्मा से नहीं लिखते हैं, सिग्मा यहाँ पर विशिष्ट चालकता है और रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है तो आप उसको समझ लिया करें। यहाँ पर भाई देखिए किरचॉफ के दोनों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, किस सिद्धांत पर आधारित, ये भी आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये धारा जा रही, ये धारा जा रही, ये धारा आ रही, ये धारा आ रही, ये धारा जा रही, तो ये जो जाने वाली धाराएं हैं इन सब का जो योग होगा वो आने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। मतलब सीधी बात है, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, या इनका समस्त बीजगणितीय योग हम किसके बराबर दिखा देंगे? शून्य के बराबर दिखा देंगे। यही धारा का नियम है या किरचॉफ का प्रथम नियम है। और किरचॉफ का जो प्रथम नियम मैंने आपको बताया था कि आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। और जो द्वितीय नियम है बंद पास का नियम बोलते हैं। इसमें यह बताया गया कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पास, ये देखो ये है आपका,
ऊपर वाला देखिए। तो इसमें ये बताया गया, इस नियम के अनुसार यह बताया गया है कि जो धारा है, जैसे यहाँ पर धारा I1 है, इसके संगत प्रतिरोध क्या है R, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस पास में धारा कहाँ है, और जो दूसरी धारा जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई, और ये देखो यहाँ पर जैसे धारा बह रही है I2, तो I2 के संगत जो प्रतिरोध है वो ले लेंगे हम, ठीक है, और इनका बीजगणितीय योग कर देंगे। और इस पास में कार्य करने वाले समस्त जो भी वैद्युत वाहक बल है, जैसे यहाँ पर वैद्युत वाहक बल E कार्य करा तो E के बराबर दिखा देंगे। मतलब जो भी धारा है और उसके संगत जो प्रतिरोध है, उन दोनों का गुणनफल और सबका मतलब जितने भी प्रतिरोध है उनके संगत जो भी धारा है, सबका बीजगणितीय गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की ओर। हमारा नया चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अब इससे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाई, लॉरेंज बल की परिभाषा अनुसार पेपर उठा के देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल बोलते हैं। यदि क्यों आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में थीटा कोण गति करे तो उस पर कार्य करने वाला या लॉरेंज बल F बराबर क्यों v b साइन थीटा होता है। बल की दिशा जो होती है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या होती है, दोनों के लंबवत होती है, ठीक है ना। तो लॉरेंज बल की परिभाषा याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। लॉरेंज बल F बराबर क्यों v b साइन थीटा होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम भटक गए हैं, आगे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लॉरेंज बल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एम्पियर का परपथीय नियम भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए भी आता है। गॉस का नियम या तो एम्पियर का परपथीय नियम एग्जाम में आता ही आता है। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन जो होता है उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहाँ म्यू नॉट जो होती है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, ठीक है। निरपेक्ष चुंबकशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं त्रुटि हो ही जाती है, चाहे किताब हो चाहे जहाँ पर। इसमें देखिए ये इसका क्या है, ये इसका जो है बीजगणितीय रूप है एम्पियर के परपथीय नियम का, ठीक है, गणितीय रूप है। तो इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा, जो एम्पियर का गणितीय नियम है वो बहुत मतलब एम्पियर का जो नियम है परपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार पूछा 3 बार पूछा गया। लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु का चुंबकीय बल क्षेत्र का जो सूत्र होता है B = म्यू नॉट NI अपान में L होता है, या म्यू नॉट NI के बराबर भी होता है, जहाँ जो स्मॉल n होता है वो N/L यानी प्रणालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा 1-2 बार देख लीजिए आप, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले इस PDF को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। वो आपका होता है F/L = म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R, ठीक है। ये आप सभी लोगों को निगमन भी मैंने कराया है, बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर देख लीजिए, या प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखिएगा, तो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो F/L = म्यू 0.2 पाई I1 I2 अपान में R होता है, ठीक है। यहाँ पर म्यू 0.2 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ भी होती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं लेना। जो I1 I2 है चालक में प्रवाहित धाराएं होती हैं, और जो R होता है वो चालकों के मध्य की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी धारावाही अल्पांश ΔL से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट का नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो ये आपके सामने सदिश रूप लिखा है, इसको देख लीजिए, कभी कभार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी जो होती है वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। श्रेणी क्रम में जब हम उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ने पर धारा मापी जो होती है वो वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है, वोल्ट मीटर की भांति कार्य करने लगती है। चल कुंडली धारा मापी में धारा की सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो धारा की सुग्राह्यता होती है dθ/di के बराबर होती है, ठीक है। dθ/di बराबर NBA/c, जहाँ NBA/c जो है बराबर होता है 1/k, जहाँ k को हम बोलते हैं धारा का परिवर्तन गुणांक, ठीक है। तो हम अर्थात कहेंगे कि किसी चल कुंडली धारा मापी में धारा की सुग्राह्यता उस परिपथ के धारा परिवर्तन गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यही चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता होती है भाई। क्या होती है 1/k, मतलब जो है k क्या है, परिवर्तन गुणांक, धारा का परिवर्तन गुणांक। तो चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता जो होती है वह उस परिपथ के धारा परिवर्तन गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है, ये तैयार रखिएगा। म्यू 0/L
इक्वल टू म्यू जीरो अपान टू पाई भी बोल सकते हो, सॉरी गलती से हमने बोल दिया थोड़ा सा पहले से म्यू जीरो, एफ अपान एल इक्वल टू म्यू जीरो अपान टू पाई बोल दीजिए। तो ऊपर आप 2 नहीं लगाइएगा, अगर आप यहाँ नीचे 2 पाई बोल रहे हो तो ऊपर 2 मत हटाइएगा, अगर ऊपर आप 2 बोल रहे हो तो नीचे 4 पाई आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था भैया आपका इसका, ये देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी एक क्वेश्चन और बचा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर इसको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बल युग्म का आघूर्ण अगर बात करें, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो m होता है, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर यहाँ पर mb sin थीटा होता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र में टाउ बराबर क्या होता है भाई, pe sin थीटा होता है, वहाँ पर द्विध्रुव जो होता है वो p होता है, और यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो m होता है भाई। ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव को तो हम किससे, p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर mb sin थीटा होता है, लेकिन जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है तो टाउ मैक्स बराबर हो जाता है mb। ठीक है, तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण होता है, यानी m का मान निकालेंगे तो टाउ मैक्स के बराबर आ जाएगा, जो इस द्विध्रुव को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगाता है। ठीक है, क्या मैंने बोल दिया भाई, इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, ये बल और चुंबकीय द्विध्रुव एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि ये बल युग्म का आघूर्ण और m जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक है, तो ये सारे मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने एक बार इसको सही तौर से देख लिया होगा। इसकी PDF को पढ़ जरूर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।